मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में दूसरा भाग होता है क्रेब्स साइकिल, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप इसको समझ पाएँ और साथ में आपको इसको याद करने का तरीका भी पता चले। सो फर्स्ट स्टेप इज़ glycolysis is the process in which one glucose molecule is broken down to form two molecules of pyruvic acid through a sequence of 10 steps। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो यह पूरी प्रक्रिया 10 स्टेप में पूरी होती है, मतलब इसमें 10 एंजाइम्स काम करेंगे। अगर हम टर्म की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब शुगर का ब्रेक डाउन होना। शुगर मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जो कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका तथा समस्त सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? हमेशा साइटोप्लाज्म में मिलती है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन हमेशा हम सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह अवायवीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाया जाता है। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रिल्यूड टू द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर हम वायवीय श्वसन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा सिट्रिक एसिड साइकिल से पहले होता है और इसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसके बाद होती है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह एनारोबिक या अवायवीय श्वसन में भी होता है। इसको डिस्कवर करने का श्रेय एम्बिडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस नामक वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उन्हीं के ऑनर में इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। E फॉर एम्बिडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नेस। तो EMP पाथवे ये इसका पर्यायवाची या सिनोनिम है, इसे आप याद रखेंगे। अब इक्वेशन की बात करें, ओवरऑल इक्वेशन मतलब क्या काम में आ रहा है और क्या बन रहा है, उसकी हम बात करें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 काम में आ रहा है और साथ ही में 2 ADP, 2 फॉस्फेट और 2 NAD काम में आ रहे हैं। और बन क्या रहे हैं? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं C3H4O3, साथ ही में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं प्लस 2H, क्योंकि आप जानते हैं कि NADH2 लिखें या फिर हम 2 NADH प्लस 2H लिखें, बात एक ही है, क्योंकि सामान्यतः ये प्रोटॉन अलग ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको बताई है। ग्लूकोज प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड गिव राइज टू पायरुवेट प्लस वाटर प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन आयंस। तो ये है ओवरऑल इक्वेशन। अब हम बात करें एंजाइम्स की। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स में पूरा होता है, तो इसमें 10 एंजाइम्स काम में आते हैं। अभी हम सिर्फ नाम याद कर रहे हैं, केवल नाम देख रहे हैं, फिर बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इनको जैसे जो ये काम करते हैं उसके आधार ही पर इनका नाम है, तो इनका नाम याद करना भी आपके लिए आसान रहेगा। पहला है हेक्सोकाइनेज, दूसरा है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, तीसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, चौथा है एल्डोलेज, पांचवा है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, छठा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, सातवां है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, आठवां फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज,
देन एनोलेज और लास्ट है पायरुवेट काइनेज। अब इनके 10 स्टेप्स जो कि आपको येलो रंग के आपको सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 स्टेप्स और उनके एंजाइम्स और क्या क्या रिएक्शन हो रही है बहुत अच्छे से बताई गई है। इसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी बताए हैं। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल नाम याद कर लीजिए, वही सफिशेंट है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन इसके स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 हम देख रहे हैं ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट का अणु जुड़ गया है और यहाँ पे फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा तो फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। तो एक एटीपी काम में आके एडीपी बना है और वो फॉस्फेट जुड़ गया है। आप जानते हैं कि जहाँ पे भी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है या एटीपी का निर्माण होता है तो जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं काइनेज। क्योंकि ये हेक्सोज शुगर होती है, ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त शुगर है, तो जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि ब्लू कलर से आपको बताया गया है। तो ये है रेगुलेटरी स्टेप। जिसको भी हमने रेगुलेटरी स्टेप बताया है मैं आगे बताऊंगी इसे क्यों बताया गया है। दूसरा जो है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, आप जानते हैं। तो इसमें आइसोमर का बन रहा है तो जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, क्योंकि जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमर में कन्वर्ट करने वाला है तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे ना तो एटीपी जुड़ रहा है, ना तो फॉस्फेट जुड़ रहा है, ना निकल रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद में इसी में एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो एक एटीपी और काम में आएगा। अगेन मैंने कहा था एटीपी जुड़ेगा या निकलेगा तो काइनेज एंजाइम काम आएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है, फॉस्फोफ्रक्टो। तो उसमें क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज। क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट नहीं, बाई फॉस्फेट, दोनों में अंतर है। हम देख चुके हैं कि बाई का मतलब है दोनों फॉस्फेट ग्रुप अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, बिस का मतलब एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अब ग्रुप ग्लूकोज 1,6 बाई फॉस्फेट के बनने के बाद में एक एंजाइम होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन कर देगा। इसका ब्रेकडाउन करेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर है, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, दोनों आइसोमर है और ये आपस में इंटरचेंजेबल भी है। और इनको इंटरचेंज कौन सा कर रहा है, स्टेप नंबर 5 ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो जहाँ पे भी तो आइसोमर बन रहे हैं आप देख रहे हैं, वहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है वो क्या है, आइसोमरेज और काइनेज। एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया, एल्डोलेज ने बेसिकली, एल्डोलेज का मतलब होता है संघनन करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का। तो ये 6 कार्बन का था तो उसने 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना दिए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि आपस में इंटरचेंजेबल है। आगे हम देख रहे हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में PGAL या फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कहते हैं, किसी किसी बुक्स में PGAL लिखा हुआ है। अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 6 पर। यहाँ पे क्या हुआ है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो आप जानते हो हाइड्रोजन निकलेगी। हाइड्रोजन का निकलना मतलब क्या होना, ऑक्सीडेशन होना। तो बेसिकली इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन निकली है वो कहाँ काम आ रही है, NAD से NADH बनाने में काम में आ रही है, तो NADH बन जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो इस रिएक्शन साइकिल में नहीं बताई गई है कि यहाँ पे अब 2 अणु हो गए हैं। ग्लूकोज का एक अणु था लेकिन फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु हैं। वो आगे वाली रिएक्शन में बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि इसमें फॉर्मूला वाइज दिया रखा था इसलिए मैंने आपको ये साइकिल दिया है। लेकिन इसके आगे हम एक बार और डिस्कस करेंगे, एक और साइकिल है वो आपको, एक और रिएक्शन स्टेप्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे NAD से NADH बन गया और साथ में क्या बना, इसके डिहाइड्रोजिनेशन से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो आप ये देख रहे हैं 1,3 बिस, एक्चुअली ये बाई फॉस्फोग्लिसरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। और फिर उसके बाद में रिएक्शन ने काम किया है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज क्यों, क्योंकि ADP से ATP बन रहा है और जो सबस्ट्रेट बन रहा है वो कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक्चुअली में 2 निकलेंगे क्योंकि 2 अणु हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। और क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और इसके बाद में है 10वां स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, पायरुवेट काइनेज
यहाँ पे एक फॉस्फेट का अणु निकल गया और पायरुवेट एसिड या पायरुवेट का निर्माण हुआ। तो अगर हम इसको देखें तो स्टेप नंबर 1 में एक ATP काम में आया, स्टेप नंबर 3 में एक ATP काम में आया, तो 2 ATP तो काम में आया। और बने कितने हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ATP बना है, क्योंकि ये 2 अणु हैं तो यहाँ पे 2 ATP बने हैं स्टेप नंबर 7 में। उसके साथ ही में स्टेप नंबर 10 में भी 2 ATP बने। तो हम देख रहे हैं 4 ATP तो बने हैं और 2 ATP काम में आए हैं। तो ओवरऑल हमको कितने मिले हैं, 2 ATP का हमको फ़ायदा हुआ है। ओके, नेक्स्ट NADH कितने बने हैं हम देख रहे हैं। NADH एक स्टेप नंबर 6 में बना है, आप देख पा रहे हैं, तो 2 NADH बने हैं। तो इस प्रकार से अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखिए 2 ATP आप देख पा रहे हैं, 2 ATP बने हैं जो मैंने बताया था रिएक्शन में, और साथ में 2 NADH भी बने हैं। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। आगे हम उसकी और स्टेप की बात करें तो ग्लूकोज, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले स्टेप में ये नहीं बताया था कि ये रिएक्शन कैसी है, मतलब उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि उस स्टेप में आपको बताया नहीं गया था। तो अगर आप वो तो सिर्फ समझने के लिए, लेकिन ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि कौन सी जो स्टेप्स है वो उत्क्रमणीय है, जिसमें 2 एरो लग रहे हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब वो ऊपर नीचे दोनों समान है। ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज काम करेगा तो ये है इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय, लेकिन फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज वाली रिएक्शन है उत्क्रमणीय। इसके बाद में हम देख रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वाली रिएक्शन है उत्क्रमणीय। इसके बाद में हम देख रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट वाली है रिएक्शन उत्क्रमणीय। उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज वाली रिएक्शन है उत्क्रमणीय। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है काइनेज वाली रिएक्शन वो है अनुत्क्रमणीय। तो हम 10 स्टेप में से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो उत्क्रमणीय है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 10, केवल ये ही कौन सी है जो कि इरिवर्सिबल है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको वापस इसमें करेक्शन कर लेती हूँ कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा था कि फ्रक्टोज 1,6 यहाँ पे बाईफॉस्फेट नहीं है, ये बिसफॉस्फेट है। ओके, ये बिसफॉस्फेट होगा क्योंकि दोनों अलग अलग फॉस्फेट जुड़े हुए हैं अलग अलग कार्बन पे, तो इसको हम बिसफॉस्फेट ही बोलेंगे। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये सही दे रखा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं इसमें आप करेक्शन हो गया अपना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और साथ में ऊपर भी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये आपको याद करना है अच्छे से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि अवायवीय श्वसन में किस प्रकार से होता है, क्या अंतर होता है, थोड़ा सा बस अंतर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।